एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज की वीडियो का टॉपिक है समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में शासक बने थे, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम टाइम देखते हैं। समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो है 335 AD से 380 AD, और कहीं कहीं पर हमें 375 AD भी मिलता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका और कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त जो है राजगद्दी पर बैठा था। कुमार देवी कौन थी? लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी कुमार देवी, जिससे चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी की थी। और ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाकर उत्तराधिकारी बनाकर चंद्रगुप्त ने संन्यास ग्रहण कर लिया था। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। कौन है? समुद्रगुप्त। इन्हें परक्रमांक भी कहा गया है। समुद्रगुप्त की एक उपाधि थी परक्रमांक। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। कि इनके समय में जब समुद्रगुप्त का शासन था, इनके समय में जो इनका राज्य था वो राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहा। इनके साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, ऐसा कहा जाता है। वे स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहे जाने पर गर्व का अनुभव करते थे। उन्होंने अपने प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख पर भी लिच्छवी दोहित्र लिखवाया है, ऐसा हमें पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति से। क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति ही समुद्रगुप्त को एक महान विजेता और संपूर्ण पृथ्वी की विजय, जिसे कहा जाता है धरणीबंद करने वाला, बताती है। प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा लिखा गया है। अशोक का निर्मित यह एक स्तंभ मूलतः एक ऐसा स्तंभ है कौशाम्बी में जो स्थित है, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करा दिया था। इस स्तंभ पर जहांगीर बीरबल के नाम भी हमें मिलते हैं, और इसी स्तंभ लेख पर हमें अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, बीरबल और जहांगीर के नाम मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति में सबसे पहले सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोध गया में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति पाने के लिए अपना राजदूत समुद्रगुप्त के पास भेजा था, ऐसा कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विजयी सम्राट था। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी थी। इन्हें भारत का नेपोलियन इन्होंने कहा था। उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ दक्षिणापथ था। इसमें उसके 12 विजय का उल्लेख हमें मिलता है कि इन्होंने भारत पर दक्षिण के राज्यों में कुल 12 राज्य जीते थे, जिनमें जो है इन 12 राज्यों के जो नाम हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कोसल, महाकांतार, कोराल, पिष्टपुर, कोटूर, एरंडपल, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालक, देवराष्ट्र और कुस्थलपुर, ये सभी जो है इन्होंने विजयी किए थे। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ विजय के लिए 3 नीतियां अपनाई थी। जो प्रथम नीति थी वो थी प्रथम ग्रहण, शत्रुओं पर अधिकार करना। सेकंड जो थी वो थी मोक्ष, शत्रुओं को मुक्त करना। और तीसरी जो थी अनुग्रह, शत्रु को उसका राज्य लौटा देना। ये 3 नीतियां इन्होंने दक्षिण पथ पर अपनाई। और दक्षिण के अभियान से के बाद में समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत में दोबारा से एक युद्ध लड़ा, जिसे जो है इस युद्ध को आर्यव्रत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। आर्यव्रत के दूसरे युद्ध में समुद्रगुप्त ने 9 राज्य जीते थे। आर्यव्रत का दूसरा युद्ध में राजा जो थे वो थे रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बलवर्मा। ये जो है आर्यव्रत के राजा थे सेकंड युद्ध में। और इन्होंने समुद्रगुप्त ने 8 राज्यों को अपना सेवक बना लिया था। हरिसेन, जो कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं, समुद्रगुप्त के मंत्री और दरबारी कवि थे। हरिसेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण की, जब वो गद्दी पर बैठे उनका राज्याभिषेक हुआ, उनकी विजय, उनके साम्राज्य विस्तार के संबंध में हमें पूरी जानकारी प्राप्त होती है। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम हमें चंद्र प्रकाश मिलता है। उसने उदार, दानशील, असहाय और अनाथों को भी अपना आश्रय दिया था, ऐसा कहा जाता है।
वैदिक धर्म के अनुसार इन्हें धर्म व प्राचीर बंध यानी धर्म की प्राचीर कहा गया है। समुद्रगुप्त का जो साम्राज्य था वो समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण भारत में विंध्य पर्वत तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक फैला हुआ था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिंध और गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत जो है इसके राज्य में सम्मिलित थे, ऐसा कहा जाता है। दक्षिण पथ के शासक और पश्चिमो उत्तर भारत की विदेशी शक्तियां उसकी अधीनता को स्वीकार करती थी, ऐसा कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के बाद में एक अश्वमेध यज्ञ कराया था, लेकिन उसके अश्वमेध यज्ञ कराने का वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति से नहीं मिलता, जो कि उसकी सारी जानकारी हमें देती है, लेकिन उसके सिक्कों पर हमें अश्वमेध यज्ञ कराने का वर्णन प्राप्त होता है, क्योंकि उन्होंने जो सिक्के चलाए उस पे उन्होंने अश्वमेध प्रकार के सिक्के उन्होंने अपने यज्ञों का प्रमाण उस पे लिखवाया था सिक्कों पर। उनके मुद्रा लेख में उनके जो सिक्कों पर लिखा हुआ है राजा धीराज मतलब पृथ्वी को जीतकर और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला स्वर्गलोक की विजय करता है, ऐसा मतलब शब्द जो है उनके सिक्कों पर हमें प्राप्त होते हैं। और भी इन्होंने वीणा वादन प्रकार के भी सिक्के इन्होंने चलाए थे, जिसमें समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का हमें पता चलता है। इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और गरुड़ प्रकार के सिक्के भी इन्होंने चलाए। गरुड़ प्रकार की मुद्राएं जो समुद्रगुप्त की नागवंशी राजाओं पर विजय प्राप्त करने का साक्ष्य हमें देती है कि इन्होंने नागवंशी राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, ऐसा वर्णन हमें इनके गरुड़ प्रकार के सिक्कों से पता चलता है। इनके जो ये सिक्के हैं वो समुद्रगुप्त को सैकड़ों युद्धों को जीतने वाला बताते हैं। और जो इनके सिक्कों का जो अगला भाग है गरुड़ प्रकार के जो सिक्के हैं उनसे हमें सिंहासनसीन देवी के साथ साथ पराक्रम शब्द भी हमें अंकित मिलता है। जो मैंने आपको उपाधि बताई थी पराक्रम की, पराक्रमांक इनकी एक उपाधि थी, उसी का एक वर्ड है पराक्रम। ये शब्द हमें गरुड़ प्रकार के सिक्कों से मिला है। एक इन्होंने धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसके अगले भाग पर शिववाहिनी देवी के साथ साथ उनकी एक उपाधि अप्रतिरथ जो है हमें मिलती है। और जो सिक्के का पृष्ठ भाग है अगला जो हिस्सा है उस पर राजा जो है धनुष बाण लिए हुए खड़ा हुआ है, ऐसा हमें सिक्का इनका प्राप्त हुआ। इन्होंने जो है समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जो सिक्के हमें उनके जीवन और कार्यों पर सुंदर प्रकाश डालते हैं। और ये समुद्रगुप्त की जानकारी के एक मुख्य स्रोत है जो कि पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं, जो जिन्हें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी कहा जाता है। इनका जो स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसी से हमें इनकी विजय और इनकी सभी जानकारी प्राप्त होती है। एक और स्तंभ लेख है इनके समय का एरन स्तंभ लेख, गया और नालंदा ताम्र फलक, जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरन से प्राप्त हमें एक अभिलेख है, जो समुद्रगुप्त को राघव और परथु राजाओं से भी बढ़कर दानी राजा कहता है कि ये बहुत ज़्यादा दानी राजा थे। और इस अभिलेख में उनकी पत्नी का नाम हमें पता चलता है कि उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था दत्त देवी। ये हमें इनका जो एरन अभिलेख है जो सागर जिला में स्थित है मध्य प्रदेश के, इस अभिलेख से हमें पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के पूना अभिलेख में भी हमें समुद्रगुप्त को अनेक अश्वमेध यज्ञ करने वाला कहा गया है। हालांकि हमें प्रयाग प्रशस्ति जो है उसमें उनके अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने समुद्रगुप्त के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।